हेलो दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 51। कछुआ उसे उसके चेहरा देख पाता उससे पहले ही कायर उसे टोक देता है और चिढ़ते हुए कहता है, बे अब तू नीचे बैठकर क्या कर रहा है? जल्दी चल उतर ना नीचे। कछुआ मछली की टोकरी में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहता है, अरे मोबाइल ढूंढ रहा हूं ना यार। मछली की टोकरी गहरी थी जिसके कारण कछुए का मोबाइल टोकरी के तल पर चला गया था। बस की सीट पर बैठी लड़की कहती है, अरे ओ बाबू क्या कर रहे हो तुम? मेरी टोकरी में हाथ क्यों डाल रहे हो? दिन दहाड़े चोरी करते हुए शर्म नहीं आती है क्या आपको? कछुआ कहलाते हुए कहता है, वो मैं ना अपना मोबाइल ही ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर। वो लड़की फटाक से कहती है, मोबाइल ढूंढ रहे हो या फिर मछलियां चुरा रहे हो? मैं ना तुम्हें जैसों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरी सही वक्त पर टोकरी पर नजर पड़ गई, वरना तुम मेरी मछलियां चुरा लेते और मुझे पता ही नहीं चलता। कछुआ अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहता है, अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। कायर कहता है, देखिए मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, उसका मोबाइल सही में आपकी टोकरी में गिर गया है। मैंने कहा भी था इसे जेब में रख ले, पर मेरी सुनता कहाँ है ये। वो लड़की कायर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम सीधे दिखते हो, ये तुम्हारा दोस्त तो शक्ल से ही बदमाश लगता है। लड़की की बात सुनकर कछुआ कायर को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कायर किस एंगल से सीधा लग रहा है, ये तो साला जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ा है। वो लड़की सीट पर से खड़ी होती हुई कहती है, हटो वहां से, तुम्हें नहीं मिलने वाला तुम्हारा मोबाइल। ये मेरी टोकरी है और मैं ही तुम्हारा मोबाइल ढूंढ कर दे सकती हूँ। कछुआ टोकरी में से हाथ निकाल लेता है। जब वो टोकरी के अंदर कछुए का मोबाइल ढूंढने लग जाती है तो हाथ डालती है और कछुआ उसके गौर से पतला हाथ देखते ही रह जाता है। कछुआ धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, यार कायर, जब इसका हाथ ही इतना सुंदर है तो लड़की कितनी सुंदर होगी। वो लड़की फटाक से कहती है, क्या बोले तुम? जरा एक और बार बोलना। ये हाथ जितने सुंदर है ना, उतना ही बढ़िया गालों पे छपते हैं। कछुआ अपनी नजर चुराने लग जाता है और वो लड़की जैसे ही अपना मछली की टोकरी में हाथ डालती है, उसके हाथ में कछुए का मोबाइल लग जाता है। वो कछुए का मोबाइल बाहर निकाल लेती है और कछुए से देते हुए कहती है, ये लो संभाल कर रखो अपना मोबाइल। वो तो मैं हूँ इसीलिए दे रही हूँ, वरना मेरी जगह कोई और मछुआरन होती ना तो नहीं देती। जिसकी टोकरी का सम्मान उसका। इतना कहकर वो लड़की कछुए का मोबाइल उसे देने लग जाती है। जब कछुआ अपना मोबाइल लेने लग जाता है तो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो लड़की मोबाइल कछुए की हथेली पर रखती है, कछुए की बॉडी पर एक करंट समा जाता है और उसके रोम रोम जाग जाते हैं। उस लड़की के हाथ में स्पर्श ही उस सिर्फ इतना ही आकर्षक था कि कछुए के अंदर की काम इच्छा जाग चुकी थी। वो भूल चुका था कि इस वक्त पब्लिक बस के अंदर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे नहीं, अपने कमरे के अंदर किसी के साथ था। कायर कछुए को हिलाते हुए कहता है, अबे क्या कर रहा है? अब मिले गया ना तुझे तेरा मोबाइल, जल्दी उतर बस से। वो तेरा अच्छा हुआ बस यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक गई, वरना अभी तक अगले स्टॉप पर पहुंच जाते। कछुआ और कायर बस से नीचे उतरने लग जाते हैं। बस से उतरते हुए कछुआ उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, पर नहीं देख पाया। जैसे ही कछुआ और कायर बस के नीचे उतरते तो देखते हैं कि बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि वो दोनों उतरने से ही पूरे भीग जाते हैं। कछुए ने भी अपना मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कायर कहता है, बे दौड़ लगा, वो देख सामने ही पुलिस स्टेशन है। उन दोनों के जस्ट सामने ही करीब 50 मीटर पर पुलिस स्टेशन था। कछुआ अपने पैर के पजामे ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, हाँ तो चल ना। कायर भागते हुए कहता है, चल देख पहले कौन जीतता है और इस कछुए और खरगोश की रेस में, और कौन हमेशा की तरह कछुआ ही जीतता है। इतना कहकर कछुआ और कायर मेहंदी प्रथा पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लग जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी अपने कमरे के अंदर बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी और सोचते हुए अपने दोनों हाथों के नाखूनों के बार बार आपस में रगड़ रही थी। रजनी अपने हाथों के नाखूनों आसपास रगड़ते हुए कहती है, ये अमोदिता ने युग की फोटो खींची होगी या नहीं खींची होगी। ये लड़की ना, मुझे एक समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या होगा। इस कलमोही की किसी से शादी होगी या नहीं। बचपन में ही इसकी युग से शादी करा देती तो ठीक होता, पर कैसे कराती? अनुराग भैया ने युग को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया था, उस नीच औरत के कहने पर। रजनी नाखूनों को आसपास और जोर से रगड़ते हुए कहती है, कहाँ रह गई कलमोही, अभी तक आई ही क्यों नहीं है?
अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, बहुत देर कर दी इसने। रजनी अमोदिता के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर के पास अमोदिता की आवाज सुनाई देती है, माँ मैं आ गई। जब रजनी दरवाजे की तरफ नजर करती है तो देखती है कि दरवाजे पर अमोदिता खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। अमोदिता कमरे के अंदर घुसती हुई कहती है, अरे ये क्या माँ, तुम नाखून क्यों घिस रही हो? तुम्हारे बाल भी झड़ रहे हैं क्या, या फिर नाखून को आपस में ही घिसती रहेगी, बालों की और लंबा करना चाहती हो क्या? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, मेरी तेरे तरह बाल नहीं झड़ते नालायक लड़की, और ना ही मैं नाखूनों को आपस में घिस रही हूँ, बाल लंबे कर रही हूँ। रजनी अपने बालों को हाथ लगाते हुए कहती है, मेरे बाल तो वैसे ही बहुत बड़े हैं। अमोदिता अपना सिर खुजाते हुए पूछती है, ना ही तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, ना ही तुम बाल लंबे करना चाहती हो, तो फिर आपस में नाखूनों को घिसकर क्या कर रही हो? रजनी अमोदिता की आंखों में कातिल निगाहों से देखते हुए कहती है, मैं नाखूनों को आपस में घिसकर अपनी शक्ति बढ़ा रही हूँ। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ, तुम अपनी शक्ति बढ़ा रही हो? हाँ नालायक लड़की, भूल मत, तू एक सौदाइन है, और सौदाइन बनने के लिए तूने सबसे पहले पैर के अंगूठे के नाखून बलि दी थी। तुझे जो शक्ति प्राप्त होंगी ना, नाखून से ही होगी, और तेरी कमजोरी है ना, नाखून से ही होगी। हम सौदाइन की सारी ताकतें हमारे नाखूनों में होती है, इसलिए अपने नाखूनों को सही इस्तेमाल करना, हमेशा उसकी हिफाजत करते रहना। अमोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ माँ समझ गई। हम सौदाइन जब नाखूनों के आपस में रगड़ते हैं तो उसे हमारे बाल नहीं बल्कि नाखून बढ़ते हैं, और हम वही बढ़ा रहे हैं। तू ये सब छोड़ और ये बता, मुझे आने में इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई? वो माँ युग जी ना किसी काम से कहीं बाहर जा रहे थे, तो उसने बातें कर ही रही, देर हो गई। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? युग कहीं जा रहा था, पर कहाँ? पता नहीं माँ। अमोदिता अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, अरे हाँ याद आया, वो अभिमन्यु ने कहा था ना, जल्दी चल, युग पब्लिशर के पास जाने के देर हो रही है। उनकी बात सुनकर लग रहा था कि किसी पब्लिशर के पास जा रहे थे। क्या कहा? पब्लिशर के पास? हाँ माँ। कहीं ये युग भी किसी किताब विताब तो नहीं लिख रहा अपने पिता की तरह है? पता नहीं माँ, मुझे तो ना उस गिरवी कोठी में ही गड़बड़ लगती है। जो भी वहां पर जाता है किताब ही लिखना चाहता है। चल तू ये सब छोड़ और ये बता, जिस काम के लिए गई थी वो करके आई या नहीं? युग की फोटो लाई या खाली हाथ आ गई? खाली हाथ कैसे आती माँ? आखिर मैं भी एक सौदाइन हूँ, सौदाइन कभी खाली हाथ नहीं जाती, और बड़ी मुश्किल से युग जी की फोटो खींचने में खींच ली थी मैंने आखिर में। इतना कहकर अमोदिता अपना मोबाइल ऑन करती है और जो फोटो उसने खींची थी वो रजनी को दिखाते हुए कहती है, ये देखो माँ, किसी फोटो एकदम मस्त है ना, बढ़िया फोटो है ना, कैसे अच्छी नहीं आएगी? 48 मेगा फिक्स का जो कैमरा है। जब रजनी मोबाइल के अंदर वो फोटो देखती है तो गुस्से से उसे आंख लाल होने लग जाती हैं। उसे इतना गुस्सा आने लग गया था कि उसके हाथों ने नस दिखने लग गई थी। अमोदिता रजनी की आंखों में देखकर समझ जाती कि उसे जरूर गड़बड़ हो गई है। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, क्या हुआ माँ? ये तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों घूर रही हो? मुझे तो कोई गलती हुई है क्या? रजनी अमोदिता पर भिनते हुए कहती है, कलमोही, ये तू कैसी फोटो खींच कर लाई है? मैंने तुझे युग की फोटो खींचने को बोला था। इस फोटो के अंदर उसके दोस्त क्या कर रहे हैं? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं क्या कर रही थी माँ? उसके दोस्त उनके साथ ही नहीं छोड़ रहे थे। मैंने तो फोटो भी बड़ी मुश्किल से खींची, वो भी उसे चोरी चुपके से। मुझे युग को वश में करना है, किसी और दोस्तों को नहीं। अगर ये फोटो उपयोग में हमने किया तो किसके साथ साथ उसके दोस्त भी तेरे वश में हो जाएंगे, फिर उनसे भी शादी कर लेना। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं एक साथ 4 लोगों के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? चलो मान भी लिया कि कर ले शादी, पर फिर सुहागरात कैसे मनाऊंगी मैं? रजनी अमोदिता पर दाढ़ते हुए कहती है, बस ये फालतू की बातें करवा लो। तुझे एक काम तो होता नहीं ढंग से तुझसे, और तुझे सुहागरात मनाने की पड़ गई। और जाकर युग की फोटो खींच कर आ, जिसमें वो अकेला हो, समझी? और हाँ, फोटो क्लियर होनी चाहिए, एकदम सामने की। अमोदिता वहीं पर खड़ी रहती है। रजनी फिर कहती है, अरे खड़ी क्यों है, जा ना। पर हाँ, अभी कहाँ जाऊँ माँ मैं? फोटो खींचने जा, और कहाँ जाएगी माँ? अभी तो मैं तुमको बताया ही है कि युग जी कहीं बाहर जा रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि वो रात तक वापस लौटने वाले हैं, वरना मैं तो उनकी अच्छी सी फोटो खींच कर लाने वाली थी। तू ना अमोदिता सच में किसी काम की नहीं है। अब कल तक क्या
फिर इंतजार करना पड़ेगा युग को वश में करने का। इस तरफ कायर और कछुए बरसात के भागते भागते मेहंदी प्रताप पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। दोनों ही बरसात के पानी में लथपथ हो गए थे। वो दोनों पुलिस स्टेशन दरवाजे पर खड़े होकर अपने कपड़े झड़का ही रहे थे कि तभी अंदर से चार्ली बाहर आता है, जिसके हाथ में गरम गरम पकोड़े थे जो न्यूज़पेपर के अंदर लपेटे हुए थे। चार्ली बड़े चाव से पकोड़े खाते हुए कहता है, अरे तुम दोनों फिर आ गए। लगता है मैडम ने फिर बुला ही लिया है तुम दोनों पूछताछ के लिए। इस बार मैं पहले ही कह देता हूँ, दोनों 8,000 लेंगे। पिछले बार तो सस्ते में निपट गए थे, पर इस बार नहीं। कायर कहता है, अरे चार्ली जी, हम वर्चस्नी जी ने नहीं बुलाया है, हम तो खुद यहाँ पर आए हैं उसे मिलने के लिए। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मैडम जी से मिलने के लिए? हाँ आइए हो, पर क्यों? तो शर्माते हुए कहता है, वो मुझे ना उसकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया उससे मिलने के लिए। चार्ली मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बोला तूने? कायर मामला संभालते हुए कहता है, वो चार्ली जी, ये कछुए तो पागल हो चुका है, कुछ भी बोलता रहता है। आप तो ये बताइए ना वर्चस्नी मैडम जी कहाँ पर हैं? हमें बहुत जरूरी काम था उनसे। चार्ली कहता है, मैडम जी तो नहीं है यहाँ पर। कार झट से कहता है, क्या कहा आपने? वर्चस्नी जी जी हाँ, पर यह नहीं है तो फिर कहाँ पर है? चार्ली जवाब देता है, अरे हम पुलिस वाले हैं, फैमिली भी होती है। मैडम भी अपने घर गई है कुछ दिनों से, तो बेचारी घर पर ही नहीं गई थी, यहीं पर थी केस सिलसिले में। आज सुबह ही तो गई है घर। कछुआ खुश होते हुए कहता है, क्या कहा आपने? चार्ली, वर्चस्नी जी फैमिली भी में गई है? कौन कौन है उनकी फैमिली में? चार्ली कहता है, मैडम जी की फैमिली में उनके माँ बाप हैं, पर वो शहर में ही रहते हैं। यहाँ पर मेहंदी प्रथा में सिर्फ वो उनके साथ उनकी। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही पुलिस की गाड़ी साइरन बजाते हुए वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी थी। ड्राइवर की सीट पर जाटो जट से छाता लेकर बाहर निकलता है। फुर्ती के साथ छाता खोलने के साथ गाड़ी का दरवाजा भी खोल देता है। जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर वर्चस्नी निकली थी, जिसे ब्लैक गोगल पहना हुआ था, जो उसे पर काफी जच रहा था। जैसे जैसे वर्चस्नी अपने कदम पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा रही थी, तो जाटो भी उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए छाता लेकर चलता रहा। जब वर्चस्नी चार्ली के पास पहुंचता है तो चार्ली पकोड़े की पुड़िया एक हाथ में पकड़ते हुए कहता है, सलूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी, आप तो घर गई थी ना, बड़े जल्दी आ गए। वर्चस्नी जवाब देते हुए कहती है, तो चार्ली घर पर मिलने गई थी, रहने नहीं, समझे? जब तक ये केस सोल्व नहीं हो कर लेती, चैन से नहीं बैठने वाली। वर्चस्नी चार्ली से बात ही कर रहा था कि तभी उसकी नज़र कछुए और कायर पर पड़ती है और वो पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कछुआ कुछ बोल पाता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, वो मैडम जी, हमें ना आपसे बहुत जरूरी काम था, हमें आपको कुछ दिखाना था। वर्चस्नी हैरानी के साथ पूछती है, कुछ दिखाना था, पर क्या? कायर कछुए की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे कछुए, खड़ा क्यों है, दिखाना वो वीडियो। कछुआ हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ दिखाता हूँ। इतना कहकर कछुआ अपना मोबाइल चालू करने लग जाता है। वो बार बार मोबाइल के पावर और वोल्टमीटर के बटन दबा रहा था, पर मोबाइल चालू नहीं हो रहा था। कार चिढ़ते हुए कहता है, अरे क्या कर रहा है, जल्दी करना, मोबाइल चालू कर और प्ले कर वो वीडियो। कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो यार, मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। कायर अपना गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या कहा, मोबाइल चालू नहीं हो रहा, पर कैसे? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।